तो प्राइम टाइम में हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। योगेंद्र यादव हमारे साथ हैं, संस्थापक स्वराज अभियान। मनोज झा प्रवक्ता आरजेडी, हरिवंश सांसद हैं आप जेडीयू, शकील अहमद प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, शाहनवाज हुसैन साहब हैं प्रवक्ता हैं बीजेपी के। योगेंद्र, चूंकि आप स्टूडियो में हैं, एक संक्षिप्त सवाल पूछना चाहता हूं कि हर चुनाव में एक मिथक बनता है, एक मिथक टूटता है। इस चुनाव में क्या टूटा, क्या बन गया? एक तो जो तिलिस्म मोदी जी का था कि जहां जाएंगे जीतेंगे, जिसे दिल्ली के बारे में कहा गया कि छोटा अपवाद था, ये तो म्युनिसिपैलिटी थी, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब बिहार को आप किसी राष्ट्रीय नियम का छोटा अपवाद नहीं बना सकते। पूरे देश में एनडीए की जो एकाधिकार था, एनडीए के भीतर बीजेपी का एकाधिकार और बीजेपी के भीतर मोदी का एकाधिकार, इन तीनों को एक ही झटके में चुनौती मिली है। ये तिलिस्म टूटा है। और दूसरा, ये जो सोच थी कि चुनाव मैनेज किया जा सकता है, प्रबंधन से, पैसे से, मीडिया को कंट्रोल करके आप किसी तरह से मैनेज कर सकते हो, कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने इसे धता बता दिया है। और इसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी वोटर की एक खूबसूरती है, और जिसे हम लोक पे तंत्र की विजय के, तंत्र पे लोक की विजय कहते हैं, ये उस तरह का एक क्षण है, उसके अंदर उसका एक अंश है। फिर इसी के साथ कोई नया मिथक भी बन गया होगा? कई मिथक, कुछ मिथक तो यहाँ बन रहे हैं। जैसे मैं जानता हूँ हमारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसा कहना कि ये धर्मनिरपेक्षता की विजय है, मुझे नहीं लगता ये है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक तरह की सांप्रदायिकता को बहुत बड़ा झटका मिला है, जहर फैलाने की कोशिशों को झटका मिला है, और अल्पसंख्यकों को और इस देश के सेकुलर के विचार रखने वाले लोगों को एक राहत महसूस हुई है। पिछले 1.5-2 महीने से जिस तरह का माहौल, घुटन इस देश में बन गई थी, उसमें सांस लेने का मौका मिला है। लेकिन ये ना भूलिए कि ये सब बिहार में अचानक कोई विशेष सेकुलरिज्म पैदा नहीं हो गया है। अभी भी लोगों ने, खासतौर पे मुसलमान, आज भी बिहार का मजबूर होकर 91% मुसलमान एक पार्टी को वोट देता है। जब तक इस देश में मुसलमान को मजबूर होकर सिर्फ मुसलमान की तरह वोट करना पड़ेगा, ये कोई सेकुलरिज्म नहीं है। ये सेकुलरिज्म नहीं है, और ये सेकुलरिज्म के हालात भी नहीं है कि एक पार्टी को। दूसरी तरफ जो सवर्णों की भी एक घेराबंदी है, मैं चाहता हूं कि वो भी अब फोकस में रहे कि हाँ, दिक्कत ये रहती है कि लोगों को एक तरह की जातीयता तो दिखाई देती है, हाँ, दूसरे जब तरह वो की नहीं दिखाई पिछड़ों की, SC ST की जो होता है जातीय गठबंधन, वो तो दिखाई देता है। लेकिन यही सब आंकड़े जो मैंने पहले बताए वो दिखाते हैं कि इस बार अगड़ों की जो गोलबंदी हुई बीजेपी के साथ, वो भी अभूतपूर्व है। 89-90% अगड़े बीजेपी के साथ हुए इस बार। तो ये कहना कि मतलब इनमें और मुस्लिम वोट बैंक, जो सो कॉल्ड वोट बैंक कहते हैं, कोई अंतर नहीं है। एक वोट बैंक दिखाई देता है, वोट बैंक, और एक नहीं दिखाई देता। वोट बैंक दिखाई नहीं देता, वो सहज सामाजिकता दिखाई देती है। वो काफी प्रगतिशील लगता है, पढ़े लिखे हैं, और वही दिक्कत। डॉक्टर में जाकर पटना के गांधी सेतु पे एम्बुलेंस में नीलामी हो जाती है मरीजों की, वगैरह वगैरह, लेकिन वो प्रगतिशील हैं, जो कि डॉक्टर हैं वो लोग। और हमारे साथ शाहनवाज हुसैन हैं। शाहनवाज जी, आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो एक मजबूत एक नेतृत्व की धारा चली थी, एकाधिकार टूटने की तरफ इशारा किया है योगेंद्र जी ने, कि एक एनडीए के भीतर बीजेपी का एकाधिकार, बीजेपी के भीतर जो नरेंद्र मोदी का एकाधिकार, वो तिलिस्म टूटा है इस चुनाव में? क्योंकि हर चुनाव में आप नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ते हैं, तो क्या आप इस पे अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? रवि जी, रिजल्ट ऐसे हैं कि योगेंद्र यादव जी का कोई भी तर्क इस पर फिट बैठता है। वो जितने भी तर्क गढ़ेंगे, हाँ, वो तर्क एनडीए के अंदर अधिकार, फिर मोदी जी का अधिकार, बीजेपी के अंदर का अधिकार, ये सारे तर्क, क्योंकि रिजल्ट हमारे विपरीत हैं, इसलिए कोई भी टिप्पणी हमारे पैनल पर बैठे हुए चारों लोग जो भी टिप्पणी करेंगे वो हमारे नेट में आकर जरूर फंसेगा। और ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि आज पराजित हो गई है, मैं आपकी एक पंक्ति का स्वागत करता हूं कि कहीं ये, अगर हम ये इसमें थे कि हमारे सामने कोई नहीं है, तो इस जीत के का अहंकार भी सामने वालों को नहीं होना चाहिए। हम विनम्रता से इस हार को स्वीकार करते हैं। मैं आपके एग्जिट पोल में आया था और मैंने आपको वचन दिया था कि मैं रिजल्ट के दिन भी आपके प्रोग्राम में आऊंगा।
रवि जी, ना हमने कल्पना की थी, न बहुत से एग्जिट पोल करने वालों ने कल्पना की थी कि इस तरह के नतीजे आएंगे। हार के एक कारण नहीं होते हैं, सामने वाले जो प्रतिद्वंदी हैं उनको जो कारण उनको सूट करता है वो कारण वो बताते हैं। अभी हमारे सबसे मजबूत नेता पार्टी में नरेंद्र भाई हैं, हमारी पार्टी सरकार में है, इसलिए, और नरेंद्र भाई इस पूरे चुनाव में बहुत ताकत से लगे थे, इसलिए सबसे ज्यादा हमले उन पर होंगे, सबसे ज्यादा कार्यशैली पर पार्टी पर हमले होंगे। लेकिन हम सामूहिकता में लड़े हैं और अर्थमेटिक जीता है। आज बहुत सारे जो तर्क दिए जाएंगे लोकसभा के पर चुनाव अरुण में, जेटली ने कहा था कि ये जो चुनाव वोट- अर्थमेटिक का नहीं है, केमिस्ट्री का है। शाहनवाज जी, कहा आपकी था, हाँ, वित्त मंत्री ने कहा था। ये सही, ये जी मुझे याद है, जी सही कहा आपने। क्योंकि लोकसभा के वक्त में जो वोट लालू जी का था और नीतीश जी का था, कल आपने जब एग्जिट पोल आप कर रहे थे तो आपने उसको भी किया था, आधा समय आपने इस पे दिया था कि अगर लोकसभा में लालू जी और नीतीश जी का वोट जोड़ दें तो क्या होगा। तो मैंने उसमें एक करेक्ट किया था कि उसमें मांझी जी वाला पोर्शन हटा दीजिए, तो आपने उसको हटाया भी था, आपको याद होगा। तो अभी हम ये मानते हैं सिर्फ इस चुनाव का कि लालू जी और नीतीश जी का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हुआ। कांग्रेस, लालू जी और नीतीश जी का वोट एक दूसरे को, जो हम मानते थे क्या कि आपके ट्रांसफर नहीं होगा, सहयोगियों का यही वोट हमारी आपको चूक थी। ट्रांसफर हुआ? क्या आपके सहयोगियों का वोट आपको नहीं हुआ। ट्रांसफर हुआ? आपका वोट आपके सहयोगियों को ट्रांसफर हुआ? देखिए, हमारे नए सहयोगी रवीश जी, हमारे नए सहयोगी कौन? हाँ। सिर्फ जीतन राम मांझी, कुशवाहा जी और पासवान जी तो हमारे लोकसभा में पहले से सहयोगी हाँ, थे। ठीक है। हाँ। और जो महादलित समाज में जो मांझी जी की जाति की आबादी है, हाँ। वो सिर्फ 25 लाख है। और उसके बाद महादलित का अन्य वोट भी क्या हमको पूरा महादलित मिला? हाँ। अगर पूरा महादलित हमको मिला होता तो नतीजे ऐसे नहीं आते। वो पर हम इसको मानकर चलते हैं कि शाहनवाज जी, इसमें आप एक काम कर रहे हैं अर्थमेटिक की कि जीत आप है। अपनी हार का कारण दूसरे की जीत के कारण में बता रहे हैं, ठीक है। आप अपनी हार का कारण अपने हमारी कारणों से देखिए, नहीं जोड़ रहे हैं। रवि- यहाँ पे रवि एक जी, उम्मीद करता हूं कि रवि एक जी, खुला मैं विश्लेषण तो मानता होना हूं। चाहिए कि जी, जी, बिहार में आप लोगों ने एकदम- जितनी एकदम रैलियां मैं की खुला हैं, कर रहा हूं। देखिए, और मैं कोई तर्क मैंने फिट नहीं पार्ट कर रहा वन हूं। कहा, हाँ। मैंने जी मैं आज देखिए, मैं आज स्थिति में भी नहीं हूं हाँ। कि मैं कोई ऐसा तर्क जो दूं। आज चुनाव हारने के बाद मैं आपके पैनल पर हूं तो मैं आपको एक तर्क मैंने अर्थमेटिक का दिया। दूसरा, हम कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अगर वोटर हमसे भी रूठा है, हम जरूर चिंतन करेंगे कहां चूक हुई है। हम सामूहिकता में लड़ते हैं। हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, जो आपने सुशील जी के लिए कहा, सुशील मोदी जी और हम सब लोग एक एक निर्णय में सहभागी थे। यहां से लग रहा होगा कि पूरे केंद्र के लोग हमारी मदद में आए थे। तो हमारी जो स्टेट की लीडरशिप है, जिसमें हम सब लोग शामिल हैं, हरवंश जी, वो भी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। लेकिन हम ये नहीं मानते कि ये सिर्फ हमारी कोई एक गलती की वजह से हुआ होगा। जब आप हारते हैं तो कई कारण होते हैं, और जीतते हैं तो एक कारण आप बता सकते हैं कि नीतीश जी का नहीं नेतृत्व तो था, आप कई जीत में गए। से तो कई या कारण लालू जी, बता नीतीश जी सकते मिल गए थे, तो जीत पर गए। शकील जी हैं हमारे साथ। शकील जी, जो शाहनवाज जी कह रहे हैं, अभी वो वैराग्य वाले तर्क हैं या फिर ऐसी हार की स्थिति से आप लोग भी गुजरे हैं? और शाहनवाज जी को थोड़ा अलग प्रवक्ता रखना चाहिए कि वो उस वक्त भी बहुत थोड़े आक्रामक नहीं होते थे जब बीजेपी जीती थी। लेकिन 2014 के वक्त बीजेपी के प्रवक्ताओं की अगर बाइट निकाल कर देखी जाए हार के वक्त, वो जीत के कितने कारण बता रहे थे कि हम इस वजह से जीते और कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। आप सहमत हैं? एक बात जो योगेंद्र यादव ने कही, मैं चाहता हूं कि उस पर आप तवज्जो दें कि बिहार के चुनाव को धर्मनिरपेक्षता से मत जोड़िए, इसमें कोई पैदा नहीं हो गया सेकुलरिज्म आज, क्योंकि आज भी ऐसे हालात हैं कि 91%, 90% मुसलमानों को मजबूर होकर एक पार्टी की तरफ सोचना पड़ता है। वो विकल्प के बीच उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वैसे ही सवर्णों को भी एक तरह से जैसे भी हो गोलबंद होकर एक पार्टी की तरफ सोचना पड़ता है। नहीं, देखिए, पहले तो मैं शाहनवाज जी की बात से सहमत हूं कि किसी चुनाव का नतीजा जो है वो एक कारण से नहीं होता है। जीत के भी और हार के भी कई कारण होते हैं। इस चुनाव में हम लोगों की जीत के, हमारे गठबंधन के, हम दो मुख्य कारण मानते हैं।
एक तो हम ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का पिछला जो 1.5 वर्ष का शासनकाल हुआ है उससे पूरे देश की जनता निराश हुई है और पूरे देश में एक आक्रोश है नरेंद्र मोदी जी का। लोग समझते हैं कि हमसे धोखा कर लिया गया, हमको छल किया गया और कोई भी वादा आप नहीं कह सकते हैं जो उन्होंने पूरा किया हो। उसके साथ साथ नीतीश कुमार जी की जो छवि है, जो उनके काम करने का तरीका है, और बता दें कुछ लोग हमारा गठबंधन नया समझ रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये 2013 से जब से नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की हैसियत से, बल्कि उसके भी कुछ पहले नीतीश कुमार जी अलग हुए जब ये तय हो गया कि उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा, और उसी दिन से कांग्रेस ने उस नीतीश कुमार जी की सरकार को समर्थन देना शुरू किया और आरजेडी ने समर्थन देना शुरू किया। तो पिछले 2 वर्षों से नीतीश कुमार जी कांग्रेस और आरजेडी की मदद से अपनी पार्टी के एमएलएस के साथ बिहार की सरकार चला रहे हैं। तो ये जो इन लोगों ने कहा कि जंगल राज हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसका बिहार की जनता पर असर नहीं पड़ा। हम बिल्कुल थोड़ा सहमत हैं और थोड़ा असहमत है जोगेंद्र यादव जी की बात से। मैं मानता हूं कि ये धर्मनिरपेक्षता की जीत है, इसलिए कि देश का प्रधानमंत्री चुनाव में जाके बिल्कुल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करे। पिछले 2 वर्षों से बीजेपी हर शहर में और हर गांव में दंगा कराने का प्रयास करे और उसको बिहार की जनता ने नकारा हो। वोट लोग अपने कारणों से देते हैं। हर व्यक्ति ये समझता है कि हमारा आदमी जीते और अगर हम नहीं जीत पाते हैं तो कम से कम हमारा दुश्मन नहीं जीते, और आमतौर पे जो हमारा विरोधी है वो नहीं जीते। दुश्मन अगर नहीं भी कहिए आप, जो हमारा विरोधी है, जो हमको बलि का बकरा बना के सांप्रदायिकता की बलि बेदी पर चढ़ाना चाहता है, वो नहीं जीते। इस प्रयास में 91% मुझको कुछ कम लगता है। हो सकता है ज्यादा प्रतिशत मुसलमानों ने वोट दिया हो, लेकिन ये बात भी बिहार के लोगों को इसलिए श्रेय जाता है कि 2 साल से बीजेपी के प्रयास के बाद भी और प्रधानमंत्री के अपने मुखारबिंद से इस तरह के बंटवारे की और सांप्रदायिकता की बात सुनने के बाद भी बिहार में सांप्रदायिकता नहीं भर होना चाहेंगे कि बिहार के चुनाव में अगर आपने पाकिस्तान का प्रचार नहीं किया होता, गाय को नहीं खोली होती, उससे खटाल में ही रहने देते, तो ज्यादा बेहतर रहता। आपकी अपनी छवि जो बनी थी 2014 में वो बरकरार रहती। गाय ने आपको हरा दिया, मतलब आप गाय से निकले थे लालू को हराने के लिए, गाय ने आपको हरा दिया। गाय जो है काफी एंटी बीजेपी है। नहीं अब सोशल मीडिया में आप कोई सवाल पूछे बोले एंटी है ये, तो वही गाय भी एंटी बीजेपी है। मैंने आपको कहा कि इन्होंने एक बात कही, मैंने जो आपको एक तर्क बताया था मैं उसको दोहराता हूं इस पैनल पर। प्रधानमंत्री ने जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड थिक पॉपुलेटेड जो एरिया है वो अररिया जिला है, वहां जब प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने क्या कहा? लेकिन उससे पहले रिजर्वेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि दूसरे धर्म को दे दिया जाएगा, जी, है ना? आप दोनों बात कहिए ना, जो संविधान की दुहाई दे। जब दादरी के बाद कहा गया तो उन्होंने खुद नहीं कहा कि मैं निंदा करता हूं, उन्होंने कहा राष्ट्रपति जो कहते हैं वो उन्हीं पर मानो और मेरी मत मानो। जी रवि जी, मैं उस पे भी कहूंगा। पहली बात उन्होंने कही कि मैं हिंदू और मुसलमानों से कहूंगा कि आपस में न लड़े, गरीबी से लड़े। ये फॉरबिसगंज में कहा, आखिर में जाके कहा। फिर उन्होंने कहा कि ये रैली आखिर की रैली अकलियत, अरे फाइनल टच में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में कहा। फिर उन्होंने कहा कि अकलियत के नौजवान मारे गए थे, नीतीश कुमार जी नहीं आए। 2 बात। तीसरी बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो रिजर्वेशन की बात कही, तो संविधान को हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान दोनों मानता है। संविधान इजाजत नहीं देता कि धर्म के नाम पर आरक्षण हो। इसी का उन्होंने जिक्र किया। बात कही गई किसी और अंदाज से कि दूसरे धर्म को चला जाएगा। जी, वो बात ही कही गई इस अंदाज से कि दूसरे धर्म को चला जाएगा। रवीश जी एक बात की हम दूसरे धर्म को हैं शहनवाज, उन्होंने यही कहा। बड़े बहादुरी के साथ वो पीछे हट रहे हैं। मैं दाद देता हूँ शहनवाज जी को। ठीक है, मनोज झा हैं हमारे साथ। मनोज, आप योगेंद्र के रवि जी एक बात को पूरी कर लूं। अच्छा रवि जी, क्योंकि हमारे जो हमसे मोहब्बत करने वाले 4 लोग बैठाए हैं आपने, और जब हमला हो तो एक लाइन से हमारा जवाब एक लाइन में ले लें। तो हम ये कहेंगे आपको कि प्रधानमंत्री जी ने संविधान का हवाला दिया। जब ये हो ही नहीं सकता, आरक्षण का बम तो हम पर इन लोगों ने फेंका।
तब प्रधानमंत्री ने कहा भाई आरक्षण है, रहेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि ये आरक्षण नहीं, ये बात धर्म सही के है नाम कि पर ये दिया जाए आपने जो अच्छे से संविधान एस्टैब्लिश इजाजत नहीं किया है देता। इस चुनाव में कि बीजेपी और आरएसएस प्रो रिजर्वेशन पार्टी है ये, लेकिन आप लोगों ने ठीक से एस्टैब्लिश किया है। अब उम्मीद करता हूं कि ऐसी छवि अब लालू यादव या फिर नीतीश कुमार को बनाने का फिर अब मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अपनी स्पष्टता से जो आपने जो दुविधा थी आपने समर्थकों में भी कि आप शायद रिजर्वेशन को बदल देंगे, वो आप लोगों ने दूर कर दिया। वो दुष्प्रचार जो था उसको हमने दूर एकदम कर प्रो दिया। रिजर्वेशन दुष्प्रचार को पार्टी है, दूर इसमें किया। किसी को शक नहीं होना चाहिए। एक चीज जस्ट जोड़ना चाहता हूं शहनवाज जी, जब किसी देश का प्रधानमंत्री कोई बड़ा नेता अल्पसंख्यकों के खिलाफ होता है तो क्या वो मंच पे खड़ा होकर कहता है मैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ हूं, मैं ये बयान देने वाला हूं? जब भी ऐसा होता है इशारों से होता है, चुप्पी से होता है, छोटे लोगों को लगा के होता है। जब उस नेता की पार्टी का अध्यक्ष बोलता है कि बीजेपी अगर हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, क्या मतलब है इस तरह की चीजों का? ये अगर खुल्लम खुल्ला सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं था तो और क्या था? जी जी, मेरे पास जवाब है इसका। दे दीजिए जल्दी से, फिर मनोज जी के पास योगेंद्र जाऊंगा। जी, एकदम 30-40 सेकंड में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि अगर बिहार तरक्की नहीं करेगा तो देश तरक्की नहीं करेगा, इसलिए विकास चाहिए। देश की तरक्की के लिए बिहार सवाल का जवाब दूसरे जवाब से दे रहे हैं। नहीं सर, जो ताकत भारत को कमजोर देखना चाहती हैं वो विकास ये नहीं सवाल का पसंद जवाब आप करेंगी। दूसरे यही सवाल बात के अमित जवाब शाह से जी दे ने रहे कहा। अमित शाह जी ने उसको धर्म के नाम पर नहीं जोड़ा। पाकिस्तान का क्या लेना देना था सर? पाकिस्तान में दिवाली मनेगी, ये तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान में दिवाली मनेगी, दिवाली का ग्लोबल विस्तार हो। हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ते नहीं हैं। हाँ, हम मानते नहीं है तो कि क्यों कहा गया कि मुसलमानों का पाकिस्तान से कोई में रिश्ता दिवाली है। मनेगी? अगर आप लेकिन नहीं जोड़ते हैं पाकिस्तान शहनवाज हो भाई, या क्यों पाकिस्तान कहा हो गया? और चाइना हो, वो तो चाहते हैं कि भारत कमजोर रहे। हाँ, और वो चाइना चाहता है कि अगर बिहार में आप हार तरक्की जाए ताकि करेगा भारत तो देश कमजोर हो। तरक्की करेगा। मनोज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको नहीं, जाना अगर है। उन्होंने तो यही कहा कि डेवलपमेंट चाहिए, ठीक बिना है। बिहार के देश तरक्की मनोज नहीं मैं कर ये सकता। जानना चाहता ये हूं कहने का कि मकसद। इस पाकिस्तान और गाय के संदर्भ में और योगेंद्र जी के इस बयान के संदर्भ में आपकी क्या राय है कि हम जल्दबाजी में इतना ना झूमने लगे कि लगे कि वहां किसी प्रकार की धर्मनिरपेक्षता पैदा हो गई है और ये जो जनादेश है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ जनादेश है, क्योंकि दो स्थितियां अगड़ों की और मुसलमानों की जो बताई हैं वो सचमुच दोनों समुदाय के लिए और जो सोचते हैं सभी समुदायों के लिए, दोनों के लिए एक चुनौती भरी स्थिति है। मनोज मैं योगेंद्र भाई की बातों से बिल्कुल असहमत नहीं हूं, लेकिन मैं दो चीजें जरूर कहना चाहूंगा रवीश भाई। पहली चीज ये कि धर्मनिरपेक्षता मुसलमानों के गले की घंटी नहीं है। इस मुल्क के विमर्श में धर्मनिरपेक्षता है और 3/4 हिंदू धर्मनिरपेक्ष मुल्क चाहता है। लेकिन हमारे पास एक और कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं कि हाफ हार्टेड लिबरल। वो सेकुलरिज्म पर एक अलग सोच रखती है, लेकिन जैसे ही जाति का नाम लीजिए वो कहते हैं कि अरे लालू जी तो जातिवाद कर रहे हैं। क्या जाति बनाम विकास कोई ये डिबेट हो सकता है? जातिगत असमानता की बात होगी। अगर हम एक्सेस की बात करेंगे, अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो जाति का जिक्र आएगा ही। तो मूलतः ये जो पूरा का पूरा विमर्श है कि जाति बनाम विकास और लालू जी ने और बाकी लोगों ने, अब इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है रवीश भाई, आरक्षण वाला सवाल हमने नहीं छेड़ा था, गोलवलकर साहब से किताब हमने नहीं लिखवाई थी, जातिगत जनगणना पर चुप्पी हमने नहीं जेटली साहब से करवाई थी। ये सारे वो फेजेज हैं जो भाजपा ने खुद अपने लिए लिए और जो कालांतर में उनके नैरेटिव के खिलाफ चलते चले गए। शाहनवाज भाई का मैं बिल्कुल वैसे शुक्रिया अदा करूंगा और वो संभवतः वो समझदार व्यक्ति हैं, क्योंकि वो पहले थे भाजपा से जिन्होंने कहा था कि अगर ये लोग इकट्ठा हो गए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये उन्होंने कहा था उपचुनाव के दौरान जो 10 सीटों का हुआ था। आपको बिहार के, मैं धर्मनिरपेक्षता की जीत हो गई ऐसा नहीं मानता, ये जरूर मानता हूं कि हिंदुस्तान में अभी जो सोच थी, ये पहला असेंबली इलेक्शन में देख रहा हूं जहां नेशनल नैरेटिव बहुत पॉपुलर रहा, राष्ट्रीय मुद्दे रहे। और अभी बात कर रहे थे शाहनवाज भाई, मैंने प्रधानमंत्री के, मुझको शिकायत अपने प्रधानमंत्री से है, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। मैं उनसे अपेक्षा नहीं करता हूं कि संविधान के 341 को तोड़ मरोड़ के आप कहें कि 5% दलित में से, 5% पिछड़े में से, 5% ये करते करते वो 20% बना गए कि जो एक खास समुदाय को दिया जा रहा है। क्या आप प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं? राजनीतिक विरोध अपनी जगह, लेकिन अगर ये विमर्श, वो तो भला कहिए कि बिहार का और बिहार के प्रगतिशील चिंतन का, कि ना गाय और ना अल्पसंख्यक आरक्षण की बात, और वो इसलिए नहीं चला
कि बीते 20 वर्षों में, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ऐसी गोलबंदी मैंने सामाजिक न्याय और विकास के इर्द गिर्द दलित, पिछड़ों और गरीबों की नहीं देखी। और ये गोलबंदी प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत है। इसको जातिगत नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ये नया व्याकरण गढ़ेगी और ये अगर ये चलती रही इसी प्रकार तो संभवतः जो एक डिप्रेशन का माहौल था मुल्क में, लोग परेशान हाल थे, असहिष्णुता को पॉलिटिकल प्रीमियम मिल रहा था, शायद प्रधानमंत्री जी भी कोशिश करें कि अब मॉरेटोरियम वो सिर्फ बोले नहीं, लाल किले के प्राचीर से लगा भी दे। लगाने का भी वक्त आ गया। हरवंश जी, मैं आपसे जानना चाहता था कि एक बिहार की जनता बार बार इस डायनेमिक्स को भी देख रही है कि जीत तो मिली है, बड़ी जीत है आप लोगों की, लेकिन स्ट्राइक रेट के हिसाब से लालू प्रसाद ने ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। मजबूत लालू इस गठबंधन के लिए सहारा बनेंगे या फिर वो जो आशंकाएं पहले जाहिर की जा रही थी वो सब अब धीरे धीरे सच होंगी कि मंत्री पद कौन होगा, कहां डीएम कलेक्टर बैठेगा, ये सब अब मुख्यमंत्री नहीं तय करेंगे बल्कि लालू यादव तय करेंगे? रवीश जी, इस आपके सवाल के संदर्भ में मैं थोड़ी पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। आपको याद होगा महागठबंधन के बनने की जब चर्चा हुई तो विरोधी कहते थे कि यह महागठबंधन बन नहीं सकता, लालू प्रसाद नीतीश जी साथ आ नहीं सकते, पर दोनों आए। फिर सवाल उठाया गया कि लालू प्रसाद नीतीश जी को नेता नहीं मानेंगे, बहुत सहजता से उन्होंने स्वीकार किया। फिर तीसरा सवाल ये उठाया गया कि दोनों मिल करके अपने अपने प्रत्याशी का चयन करेंगे तो उसमें बड़ा झगड़ा होगा और वोट ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। यह भी निर्मूल सिद्ध हुआ। नीतीश जी ने सार्वजनिक रूप से बैठक कर और सारे कैंडिडेट्स, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के कैंडिडेट्स की एक साथ घोषणा की और दोनों ने जिस तरह प्रचार किया, उन्होंने ये नहीं समझा कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, एक पार्टी की तरह महागठबंधन को एक पार्टी के रूप में उन्होंने ट्रीट किया। और चौथी चीज कि सबका कार्यक्रम साझा बना, इसलिए स्पष्ट है कि यह टीम मिलकर ही काम करेगी। आज इस विजय के बाद जब नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी जब अपने संवाददाता सम्मेलन में बैठे तो नीतीश जी ने स्पष्ट कहा कि जो जनादेश हमको मिला है, जिस काम के लिए मिला है, वही काम हम करेंगे। लालू प्रसाद जी ने भी यही कहा कि हम भटकेंगे नहीं, वरना मतदाता हमें माफ नहीं करेंगे। स्पष्ट है कि दोनों के इरादे क्या हैं। मैं एक चीज और इस संदर्भ में आपको याद दिलाना चाहूंगा। हां, यह बात उठती है कि लालू प्रसाद जी जब सत्ता में यहां थे तो कुछ चीजें हुई, लेकिन जिन लोगों ने ये चीजें की आज वो लालू प्रसाद जी के साथ नहीं है। उसके बाद लालू प्रसाद जी ने रेल मंत्री के रूप में जो काम किया उसको पूरे देश ने देखा। और पिछले 2 वर्ष से रवीश जी मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस सरकार को लालू जी समर्थन दे रहे हैं। और पिछले 2 वर्ष में नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का काम हो, विकास का काम हो, जिस तरह से उन्होंने प्रयास किया, उससे स्पष्ट है कि सबका सहयोग मिला। और यह जो दायित्व मिला है नया, उसको बड़े मैच्योर्ड लीडर हैं ये लोग, समझते हैं कि हमें आगे बढ़ाने के लिए कैसे हमें उन्हीं मुद्दों को उठाना और काम करना होगा जिसको हमने जनता से वायदा किया।